अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नए ख्वाब लिए आपको कहते हैं खुशामदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। कैसा मूड है आपका? मूड बड़ा अच्छा है क्योंकि कल के बाद वेदर मूड भी अच्छा अच्छा हो है गया। ना? बिल्कुल, कल जी रात को अचानक नींद भी से- अच्छी आई हाँ, नींद भी सबको, अच्छी आई, एसी के बहुत बगैर ऐसे आई, लग रहा कूलर था- के बगैर आई। हाँ, ऐसे लग रहा था कि मतलब फिर से सर्दियां वापस आ गई हैं। बहुत अच्छा मौसम था कल। दिन को इतनी ज्यादा धूप थी, इतनी तेज धूप थी कि लग नहीं रहा था कि मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक से ऐसे तेज तूफान, काली घटाएं छाई और दिन में रात का मंजर पेश किया जा रहा था। ऐसे लग रहा था आसमान बिल्कुल ब्लैक हो चुका था और उसके बाद फिर तेज हवा, तेज आंधी। लोग डर भी रहे थे, मैं भी डर रही थी कि शायद वो पिछला इंसिडेंट ना हो जाए जैसे हुआ था यालाबारी। लेकिन कल बारिश हुई है और बहुत जबरदस्त बारिश हुई है और महकमा मौसमियात ने ये बता दिया है कि अगले 4 दिन तक, मतलब 4 तारीख तक ये सिलसिला बारिशों का इस तरह जारी रहेगा। ये कल के मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से काली घटाएं दिन के वक्त छा गई थी और अब ये सिलसिला इसी तरह सैटरडे संडे से लेकर 4 तारीख तक जारी रहेगा। और जो हिली एरियाज हैं, सवात, चित्राल, मरी, वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसी है और ये क्लाइमेट चेंज है, इससे पूरी दुनिया को मसला है, लेकिन पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हमें ज्यादा नजर आ रहा है। हमारी एक तो सर्दियां कम हो चुकी हैं और इस दफा ये बताया जा रहा है गजल के पाकिस्तान में जो गर्मी है वो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो जमीन के ऊपर हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, इसकी जद में आके फिर पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है और डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर्दियों में स्मोक का भी तो सामना किया, बिल्कुल सर्दियों में स्मोक का सामना किया। अब देखते हैं कि सर्दियां उस तरह से आती भी है या नहीं, क्योंकि इस दफा तो सर्दी आई नहीं। आगे बढ़ते हुए एक और खबर देनी है। खबर यह है कि एक तरफ इसराइली बर्बरियत जारी है फलस्तीन के ऊपर, लेकिन दूसरी जानिब ये कहना भी बिल्कुल जायज़ है कि अल्लाह की लाठी बहुत ही बेआवाज़ है। इस वक्त इसराइली जो जंगलात हैं उनमें एक बड़ी खौफनाक आग लगी हुई है और एक ऐसी आग है जिसने पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले लिया है, इसराइल के जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया है और ये आग इसराइल के मज़ाफ़ात में लग चुकी है, जिसमें एक आप ये कह सकते हैं कि इसराइल ने कौमी इमरजेंसी तो नाफिज कर दी, लेकिन मुतासरा इलाकों की रिहायशियों को इनखला का हुक्म भी दे दिया गया और आग लगने के बाद रेस्क्यू सर्विसेज ने अब तक 22 अफराद को तिबी इमदाद फराम की, जिनमें 12 को हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। और यही बात है कि एक तरफ वो फलस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं और एक तरफ वहाँ पे आग लग रही है और ये एक अजीब व गरीब से वाक़यात हम देख रहे हैं। पिछली दफ़ा जब लॉस एंजलिस में आग लगी थी, अब हमने देखा है कि फ़लस्तीन में आग लगी है, तो ये भी ऊपर से उनके ऊपर तो अजाब है। और वो कहते होते हैं ना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अगर कोई फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहा तो अल्लाह कहीं ना कहीं से उनकी मदद ज़रूर कर रहा है। और उसके बाद जब ये जंगलात में आग लगी, देखें कितनी खौफनाक आग है, आप देख सकते हैं। आलमी इमदाद भी इसराइल ने तलब कर ली है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि योम आज़ादी की तमाम तकरीबात भी वहाँ पर मनसूख कर दी गई हैं और हुकाम ने ये बताया कि आग इसराइल की तारीख में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी आग है। और गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से आग लगी, जो तेज़ हवा के बाइस फैलती ही चली गई है और फायर ब्रिगेड के 120 से ज़ायद एहलकार, मुतअद्दिद तैयारे और हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है, बट आग को अभी तक नहीं बुझाया जा सका है। इसराइली बर्बरियत फ़लस्तीन के ऊपर जारी है। अब आप देखें ना, जैसे हसनैन के इंडिया पाकिस्तान वॉर का एक फ़ज़ा कायम हो चुकी है, हमें समझ नहीं आती, हम हर घंटे में ही कह रहे होते हैं अभी जंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में देखें कि सब लोगों की तवज्जो जो है वो इस साइड पर हो गई है, दूसरी तरफ कोई भी नहीं देख रहा कि फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है इसराइल की जानिब से। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला उनकी मदद खुद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सोशल स्टोरीज का भी आगाज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने सोशल स्टोरीज को भी डिस्कस नहीं किया। और आपको पता है कि पहले हमने अच्छी खबर दी मौसम के हवाले से, फिर थोड़ी सी आपको इस तरह की खबर दी कि जिस तरह से फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन अब स्टोरीज में आपको बताती हूँ कि किस तरह की स्टोरीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हंसाने और हंसने का वक्त भी आ गया है। तो जी, बीवी से मामूली तकरार पर एक आदमी ने ताज़ा दम होने के लिए 450 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है। ये नया फार्मूला वैसे इस शख्स ने पूरी दुनिया को दे दिया। मतलब आप सब हैरान होंगे जिस तरह से मैं हैरान हुई, लेकिन हसनैन भी हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक फार्मूला मिल गया है। लेकिन दिसंबर 2020 में एक 48 साल स्टोरी अभी वायरल हुई है। स्टोरी है ये पुरानी 2020 की है और अतालवी शख्स ने बीवी से तकरार के बाद अपने घर से जनूब की तरफ चलते हुए औसतन 60 किलोमीटर एक दिन और टोटल 450 किलोमीटर का सफर तय किया और वो भी पैदल। एक हफ्ते बाद किसी दूसरे शहर में हुकाम ने उसे रात 2 बजे मामूल के कर्फ्यू के दौरान चेक किया और उसकी जिस्मानी थकन के बावजूद कोरोना की खिलाफ वर्जी करने पर उसे 400 यूरो का जुर्माना भी किया गया। और फिर बाद में उसकी बीवी ने उन्हें घर तक दोबारा वापस लाने के लिए इतना लंबा सफर तय किया और अपने शोहर की गैर
जिम्मेदारी या फिर आप ये कहें कि गैर इरादी मेरा थकन का इख्तिताम किया, मैराथन का इख्तिताम किया। मतलब एक रेस ही उन्होंने की है, मतलब इतना चले हैं, चल 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 के उन्होंने सांस दी बीवी की बातें सुनने से तंग आ गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप अपनी बेगम से नाराज हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे गजल ने आपको फार्मूला बता दिया, आप 450 किलोमीटर तक भागिएगा और उसके बाद आप जब पुलिस के साथ मिलेंगे आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा चालान की सूरत में, तो फिर आप अपने घर में वापस आ जाएंगे। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए अगली स्टोरी। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके पास 20 साल से जायद पुरानी गाड़ियां हैं? अगर आपके पास 20 साल से जायद पुरानी गाड़ियां हैं तो अब आप मोटरवे पे उन गाड़ियों को लेके नहीं जा सकते। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। 20 साल से जायद पुरानी गाड़ियों को अब मोटरवे पर सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ये एक नया फैसला किया है। नेशनल हाईवेज इन मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान मोटरवे पर बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए एक अहम ऐलान किया गया। पाकिस्तान की मोटरवेज पर 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने अवामी जानों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया और इंस्पेक्टर जनरल को एक जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत की और कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए लाजमी तरबियत भी मुतारिफ करवाने का उनको कहा है। और उसके बाद जो तमाम कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी करने के लिए 3 माह की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। सो ये एक अच्छी खबर भी है, लेकिन जिन लोगों के पास 20 साल से पुरानी गाड़ी है अब उनको जीटी रोड से जाना पड़ेगा या फिर इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो बुलेट ट्रेन बनेगी और वो यहाँ से लाहौर का सफर 2 घंटे में तय और 2 घंटे में वो सफर तय करेंगे। लेकिन ये इस तरह के SOPs बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कराची के हालात देख लें कि कितनी ज्यादा वहां पर हादसा हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के SOPs बनाना भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है और ये भी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही है। लेकिन वही बात है हसनैन वाली कि फिर जिन लोगों के पास बेचारों के पास गाड़ी पुरानी है तो फिर वो क्या करेंगे, फिर उनको कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। जीटी रोड, हाँ जीटी रोड। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। कराची का भी मैं जिक्र कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि कराची से ही आपको खबर दे दें कि एविएशन हुकाम ने कराची और लाहौर की फ़ज़ाई हदूद के मखसूस हिस्सों को 1 माह के लिए आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। और इसकी तफसील क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से बताया गया कि कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दोनों शहरों लाहौर और कराची में फ़ज़ाई हदूद के मखसूस हिस्से 1 मई से 31 मई तक रोज़ाना सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, इस वजह से ये अहकामात जारी हुए। बिल्कुल ऐसी, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अगर एक दो दिन पहले की बात की जाए तो फ्लाइट में तातुल आया था लाहौर और कराची की फ्लाइट्स में, और यही शायद वजूहात थी। इसकी कोई डिटेल उस तरह से शेयर नहीं की गई कि हम आपको बता सकें कि क्यों फ़िज़ाई हदूद को इस मखसूस टाइम में और 31 मई तक बंद किया गया। जो ही आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए इंडिया के हवाले से अब बात करना बहुत लाजमी है। इंडिया जिसने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई, जिसमें हमारा ABN न्यूज़ भी शामिल है, इसके YouTube चैनल को बंद किया गया, लेकिन अब ये सिलसिला इंडिया की जानिब से मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात की जाए, पाकिस्तान के बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट्स थे, फेसबुक के ऊपर अकाउंट्स थे और बड़े पॉपुलर थे वो इंडिया में, उनको बंद किया गया। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया और मजीद जिन स्टार्स का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया गया उसमें शाहिद अफरीदी, हानिया आमिर, मायरा खान, अली जफ़र, फवाद खान और दीगर कई हमारे पाकिस्तानी स्टार शामिल हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। लेकिन ये अब हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है कि हमारे अगर स्टार्स के वहाँ पे अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, हमारे चैनल्स बंद हो रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो IPL के मैचेस पाकिस्तान में दिखाते हैं, इंडिया के ड्रामास पाकिस्तान में दिखाते हैं, इंडिया की मूवीज पाकिस्तान में दिखाते हैं। सो उनके हवाले से क्या कुछ कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उनको कब बंद करेगी? अगर हमारा कॉन्टेंट सरहद पार नहीं जा रहा तो सरहद पार का कंटेंट हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? इसके हवाले से भी सख्त हिकमत अमली की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन इस तरह के ओछे हथकंडे करके इंडिया को कुछ हासिल फिर भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो कर लें जितना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो आदत है एक साइड का ही सच दिखाना। तो खैर इन बड़े बड़े स्टार्स को भी कोई फर्क मेरे ख्याल से है ना। आगे बढ़ते हैं और ये तो सोशल स्टोरीज तो हमने आपके साथ शेयर कर ली, लेकिन इकोनॉमी को भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की मैंने पहले बात की थी कि हम हर घंटे में ये चीज़ सोच रहे होते हैं
कि कब जंग शुरू होगी, कब होने वाली है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमारी जो इकोनॉमी है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है। वैसे तो अगर हम देखें तो इंडिया के साथ हमारी जो मिनिमल एक ट्रेड है, लेकिन फिर भी इंडिया को शायद कई ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान है माशी तौर पर मुश्किलात में गिरा हुआ तो है, महंगाई में आम आवाम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन लोगों की शिकायत भी ठीक है अपनी तरफ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत की मजबूरियां भी हैं और जंगी माहौल की सूरत हाल है। 80% एग्रीकल्चर वागुजार करने वाला मुल्क, जिसके लिए सिंध तास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल होना तो ज़ाहिर फिर ये मुश्किलात पैदा कर देता है। और जंगी सूरत हाल में पाक भारत जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनमें रुकावट से दोनों मुल्कों की मईशत पर कितने असरात पड़ेंगे, ये आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ आबिद सुलैरी साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत। आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह गज़ल ने ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी है कि इंडिया और पाकिस्तान के माबेन जो इस वक्त चल रही है, ठीक है हमारी तिजारत इंडिया के साथ इतनी नहीं थी, इसमें भी ज़्यादा नुकसान हमें इंडिया का ही नजर आ रहा है। लेकिन सर मेरा सवाल यह है कि एक अनसर्टेनिटी है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, और डेफिनेटली उस अनसर्टेनिटी की भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। इस हवाले से बताइएगा कि कितना ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं ये इस वक्त जो टेंशंस हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान। देखिए, टेंशन जो है वो सिर्फ दो आम ममालिक में नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स में है। और ये बात जो है, पाकिस्तान बार बार एक जिम्मेदार मुल्क है और ये बात बार बार दोहरा रहा है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए भरपूर जो अपने तमाम तर जो हमारे पास वसाइल और जो हथियार मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया को भी समझ में आ रही है और इंडिया को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। जो एटॉमिक कंट्रीज होते हैं, अगर एक मिसाइल एक एटमी ताकत से दूसरी एटमी ताकत की तरफ आ रहा है तो सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम होता है ये डिटेक्ट करने में कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड है उस पर या वो आम मिसाइल है, और उसका फौरन रिस्पांस देना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही वजह है कि इस वक्त जो जंगी कैफियत है उसका इंडिया में जो नुकसान हो रहा है, इंडिया अगर एप्पल फोन फॉर एग्जांपल बनाने जा रहा हो, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ रही है, तो जब एक मुल्क जो है वो एक एटमी जंग के दहाने पे हो तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी जो इस किस्म की दूसरी एक्टिविटी है वो करते हुए इन्वेस्टर 10 दफा सोचेगा। और ये एक ऐसा इशू है जो कि इंडिया को ज़हन में रखना होगा। बिल्कुल आबिद साहब, जिस तरह से अभी आपने खुद भी जिक्र किया और बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया, लेकिन अगर ये तिजारती मामलात हल नहीं होते तो पाकिस्तान को तो उस तरह से शायद नुकसान ना हो, इंडिया को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए कि हमें भारत पर इन्हिसार ही ना करना पड़े? देखिए, हमें जो भारत पे इन्हिसार तो हमारा पहले भी नहीं है। हम किसी हद तक आप मतलब कि किस हद तक आप मतलब अद्वियात की कहा जाता है कि जिस तरह अद्वियात बहुत सारी वहां से आती हैं, इस हवाले से फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कहते हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हो गया, वो महंगी हो सकती हैं। नहीं तो जाहिर है कि जब दो ममालिक जो हैं, अब इंडिया अगर इस हद तक जा सकता है कि वो आपका पानी को रोकने की धमकियां दे रहा हो, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा हो किस तरीके से एस्केलेशन जो है वो चाह रहा है इस सारी सूरत हाल में, तो वहाँ पे आप मेडिसिन के जो कंटेंट्स मंगू पे तो इन्हिसार आप कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लिहाजा फौरी तौर पे हमें जो उसके मुतबादिल है वो देखना होंगे। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, आपको टर्की से भी ये कंटेंट्स मिलते हैं, आपको सेंट्रल एशियन कंट्री से भी ये कंटेंट मिल सकते हैं। दुनिया में बहुत जगह से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको कहा जाता है, जो दवाई के अंदर, मेडिसिन के अंदर जो एक्चुअल कंटेंट होता है जो तो बीमारी का इलाज करता है, तो उसके एक से ज़्यादा सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। इंडिया सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं जो कि ये चीज़ें पैदा करता है। हमें अपनी जो
तिजारत है उसके ऑल्टरनेटिव जो है उसको देखना होगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सुलैख साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की मौजूदा टेंशन्स की बात की जाए तो इंडिया इकोनॉमी उनकी अगर देखी जाए वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान अभी थोड़ा सा संभलने की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही थी, तो क्या ये जो अनसर्टेनिटी है इससे पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसको भी इफेक्ट पड़ेगा? कुछ हद तक इफेक्ट होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप हुजम के लिहाज से देखते हैं जीडीपी का हुजम, तो इंडिया को इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंच रहा होगा। दूसरी जो मेजर चीज है वो ये है कि पाकिस्तान टेक ऑफ उसकी मुआशत कर रही है। आप अभी उस जो है मुआशी तरक्की के उस स्टेज पे हैं यहाँ पे कि इसका अनसर्टेनिटी का यकीनन इम्पैक्ट आ रहा होगा। लेकिन हम तो पिछले 20 साल से अफगानिस्तान की और इंडिया की मुश्तरका जो दहशतगर्दी है उसको झेल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में इस तमाम तर जो भी बैरूनी दुनिया में एक अगर तासक जाता था माजी में, जो कि खुदा का शुक्र है कि हमारी मुसल्लह फौज ने अब उसको जो है उस दहशतगर्दी को कंट्रोल में रखा है। जैसा फितना फारिज 2 दिन पहले आपने देखा, अफगानिस्तान से दाखिल होते की कोशिश में ही उनको खत्म कर दिया गया। तो पाकिस्तान के साथ जो फिजिकल सिक्योरिटी के इशू जुड़े हुए थे वो तो हमेशा से थे, और उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर रहा था। इंडिया जो है, इंडिया तो अपने आप को जाहिर है कि इस वक्त वो दुनिया की जो टॉप 3 जो मुआशी ताकतें हैं उनमें उसका अपने आप को देखना चाहता है आइंदा आने वाले सालों में, और उसी हिसाब से अपने प्लान्स कर रहे हैं। तो इंडिया को इस जो पागलपना है उसका बहुत ज्यादा मुआशी नुकसान होगा अगर खुदा न खास्ता ये चीज एस्केलेट की तरफ जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा आबिद साहब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब जो इकोनॉमी के हालात हैं, सैलरी क्लास जो पर्सन है उसने 9 मंथ में 391 अरब टैक्स पे किया है, जो मुल्की टैक्स का 10% बनता है। तो अब क्या ये मजीद टैक्स हम नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था हमें कोई रिलीफ नज़र आएगा सैलरी क्लास के ऊपर? देखिए, वज़ीर ख़जाना इसका बहरहाल जिक्र तो कर रहे हैं जी। उसके साथ साथ चेयरमैन एफपीआर की स्टेटमेंट भी थी कि ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर आईएमएफ को इस पर एतराज ना हुआ। मेरा ख्याल है कि ये जो 9 मई को पाकिस्तान का एग्जेक्टिव जो आईएमएफ का एग्जेक्टिव बोर्ड है वो बैठ रहा है। पाकिस्तान के दोनों जो लोन्स हैं, आईएमएफ का रेगुलर लोन जो क्लाइमेट चेंज वाली रेजिलियंस फैसिलिटी को अप्रूव करने के लिए, उसके बाद ये चीज फाइनल हो रही होगी। बजट के नेगोशिएशन आईएमएफ के साथ ऑलरेडी जारी हैं। लेकिन एक चीज तय है कि अगर तो फौरन रिलीफ नहीं भी मिलता तो कम से कम सैलरी क्लास पे मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। ये वज़ीर ख़जाना बहुत क्लैरिटी के साथ बता चुके हैं। फिर आपकी का जो टारगेट होगा वो पूरा करने के लिए यकीनन जो रिटेल सेक्टर है या एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगना है जिसकी लेजिस्लेशन चारों सूबे कर चुके हैं, पर उसकी तरफ देखना होगा। सैलरी क्लास को मजीद टैक्स नेट जो है उसका बोझ उस पर नहीं लादा जा सकता। ठीक हो गया। आबिद क़य्यूम सुलैख साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम मईशत के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन व आज़ाद कुछ ऐसे फैक्टर भी आपको बताने हैं जो कि आपको सुनना चाहिए भी, और इनको सुन के यकीनी तौर पे आपको कुछ मालूम भी होगा। आ जाएगी कि क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। पहलगाम हमले के बाद जहां इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ गैर मामूली स्टेप्स लिए गए, जिनमें एक तो अटारी बॉर्डर को बंद करना है, वहीं पे जवाब में पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर और इंडिया के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी। बॉर्डर तो दोनों तरफ से बंद किए गए, लेकिन मगर अब सवाल यह है कि क्या ज्यादा नुकसान किसका होगा, भारत का या पाकिस्तान का? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक दोनों ममालिक को तिजारती तौर पर नुकसान तो होगा, मगर पहले ही तिजारत कुछ ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह माजी में दोनों ममालिक में पाई जाने वाली कशीदगी है। उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि पाकिस्तान इंडिया को कुछ खास एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए तिजारती ताल्लुकात के खात्मे के बाद पाकिस्तान को यहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स के हवाले से कोई नुकसान का खर्चा नहीं है। वही बस किसी हद तक। लेकिन आप ये भी देखें ना, जब मैंने सवाल भी किया था सर से कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत के हजम की बात करें तो मोदी हुकूमत के 2000 साल जो 25 है, अब तक इंडिया ने 3833 करोड़ रुपए से ज्यादा की अशिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की है।
साल 2023 और 24 में इंडिया ने पाकिस्तान को 10,096 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया और 25 करोड़ का सामान पाकिस्तान से इंपोर्ट किया। अब यहां पर सवाल यह है कि वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान इंडिया से क्या इंपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनियां इंडिया से अद्वियात के लिए खाम माल इंपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान को अद्वियात की तैयारी के लिए अब सामान किसी और मुल्क से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो महंगा साबित होगा और अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। और फिर इंडिया पाकिस्तान को चीनी ऑटो पार्ट्स जैसी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करता है और इसी तरह पाकिस्तान कपास इंडिया से दरामद करता है, लेकिन इसकी मिकदार कम है। तो अब फिर ये सवाल पैदा होता है कि इंडिया को तिजारती महाज पर पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को तिजारती ताल्लुकात के खात्मे से कम नुकसान होगा, मगर इंडिया को एक बड़ा और भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है। और अगर इस नुकसान की बात कीजिए तो अफगानिस्तान की मार्केट को भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की मार्केट में इंडियन माल पाकिस्तान के रास्ते जाता है और अब इंडिया को ये माल समुंदर के रास्ते ईरान से भिजवाना पड़ेगा, जिसकी लागत बहुत ही ज्यादा होती है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के मुताबिक वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके इलाज के लिए मरीज इंडिया जाते थे, मगर अब वीजे बंद होने की वजह से इसका नुकसान भी इंडिया को होगा, हमें भी होगा, हमारे मरीज थे। लेकिन अमृतसर में जो हॉस्पिटल है उसके जो प्रेसिडेंट है उनके मुताबिक भी इंडिया जो खुश मेवाजात हैं उसके हवाले से भी बात की है उन्होंने। अफगानिस्तान से दरामद करता था, वो अटारी चेक पोस्ट से नहीं आ सकेंगे, इसलिए अब इंडिया को ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ सकती है। और ये मेरा ख्याल है कि ज्यादातर नुकसान हमें यहाँ पे इंडिया का ही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हमने इसीलिए इसको प्रिसाइज करके आपको पहले बताया था कि मिनिमल ट्रेड है पाकिस्तान की, बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उस तरह से नहीं है, इंडिया को भारी नुकसान है। इंडिया के वीजे बंद हो गए, ऊपर से जो फसाई हुदूद के हवाले से बातें की जा रही हैं। लेकिन बताने का फैक्ट्स आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करने का मकसद ये था कि आपको इन चीजों में फर्क नजर आए, बिल्कुल ऐसे आपको कुछ समझ आ जाए कि क्या चीज किस हद तक जो है वो मुतासिर कर सकती है पाकिस्तान को और कितना मुतासिर कर सकती है इंडिया को। तो ये तमाम तर जो बातें थी वो हमने बिल्कुल ऐसी है। और इसके हवाले से हम डिस्कशन भी आपके साथ करते रहेंगे और मईशत के हवाले से बात भी करते रहेंगे। यहाँ पे खवातीन और आज़ाद हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। द ब्रेक। और अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में जो कशीदगी चल रही है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब ये सवाल है कि किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए भारत कौन से शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो एटमी पॉलिसी है वो अटैकिंग है, डिफेंसिव नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से मिसाइल हैं जो टारगेट कर सकते हैं कौन से शहरों को इंडिया में। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूंगी। गोरी 100 किलोमीटर रेंज रखने वाला शॉर्ट रेंज हैतफ 1A मिसाइल जो भारतीय अमृतसर को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फिर गजनवी मिसाइल जो 300 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि मशहूर मारूफ 200 किलोमीटर की रेंज रखने वाला अब्दाली मिसाइल भी किसी से कम नहीं है, जो दुश्मन के कई ठिकाने तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और इसके अलावा दीगर भी हैं जैसे बाबर, शाहीन, गोरी और 2200 किलोमीटर की रेंज रखने वाला अबाबील मिसाइल जो भारत के 80% इलाके को निशाना बना सकता है। और आप देखें कि इस तरह के मिसाइल जब हमारे पास होंगे तो फिर दुश्मन कहाँ टिकेगा। बिल्कुल ऐसी आज यही थोड़ा सा कंपैरिजन के ऊपर भी बात करेंगे और फिर इंडिया के जो अज़ाइम है उसके हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अमन खान साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर जो हमारे स्पेशली गजल ने जो इंट्रो दिया हम इस हवाले से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। मिसाइल्स की रेंज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से लेके आप कह सकते हैं 2600, 2700 या 3000 किलोमीटर तक है। और अगर भारत की बात की जाए तो शायद उसका हदफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना को भी देख रहा है। तो उसका जो एक दो मिसाइल ऐसे हैं जिसका जो रेंज है वो 7-8 हजार किलोमीटर तक भी आती है। सो एग्जैक्टली सो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, कैपेबिलिटीज का, वॉर हेड्स का, मिसाइल्स का, ये वो तो बहुत बड़ा मुल्क है उसके हिसाब से उन्होंने अपने बनाए हुए, हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन जंगी तौर पे तो हम भी बड़े मजबूत हैं सर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में जब हम कंपेयर करते हैं कन्वेंशनली और तो दुनिया मानती है, और अभी इंडिया वाले इस एस्केलेशन के बाद इस बात पे इतफाक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, मिसाल दे रहा हूँ आपको कि वो इस इन पोजीशन की वो बहुत उनकी बड़ी सुपीरियरिटी है विद इवन जो हमारे पास जहाज है JF-17 थंडर है, ब्लॉक 3 और J-10C है जो काउंटर कर सकता है
राफेल को, और अभी PL-15 जो हमें मिसाइल्स मिले हैं जो इन दोनों जहाजों में फिट होते हैं, उससे हमारे पास और ज्यादा सुपीरियरिटी आ गई है। जहां तक वैसे आप मिसाइल्स की आपने जो बात की है, तो देखें कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वार हेड कैरी करने वाले जो मिसाइल्स हैं, हमारे तीनों सर्विसेज यूज कर सकते हैं, से फायर हो सकते हैं, एयर वाले भी करते हैं, ग्राउंड फोर्सेस भी कर सकते हैं, और नेवी के वाले भी कर सकते हैं। हमारा सबसे जो छोटा टेक्टिकल वेपन है, जो कन्वेंशनल भी हो सकता है, न्यूक्लियर वार हेड भी कैरी कर सकता है, दैट इज नसर। 60 to 100 किलोमीटर का इसका रेंज है, और सब्सिक्वेंटली बाकी ग्रुप से, और जो शाहीन 3 हमारा मिसाइल है वो 2750 किलोमीटर तक इसका रेंज है, मार है। सो वी कैन स्ट्राइक कलकत्ता तक, हम वहां पे स्ट्राइक कर सकते हैं। सो उसमें भी सुपरियरिटी है हमारे, वो मानते हैं। लेकिन इंडिया के पास सिंस ये है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इनका अग्नि 5 जो बनाया है, 5000 प्लस उसका रेंज है। सिंस जिस तरह आप लोगों ने कहा कि इनके चाइना भी टारगेट है, और बाकी वो अपना एक वो हेजमोनिक या अपनी एक सुपरियरिटी शो करने का मकसद उनका है। लेकिन सिंस वी आर इंडिया स्पेसिफिक है, तो हमारे पास तो वो तमाम वेपन्स अवेलेबल है, चाहे ग्राउंड है, नेवी नेवल फोर्सेस है, एयर के, हमारे पास वी हैव सफिशिएंट कन्वेंशनल फोर्स। सही हो गया। अच्छा मसूद साहब, जिस तरह से अभी इंफॉर्मेशन आपने भी शेयर की ज़बरदस्त किस्म की, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब ये बातें हो रही हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हैं कि एक हमला अगर इंडिया कर दे, उसके जवाब में दूसरा हमला पाकिस्तान भी कर दे, उसके बाद मामला ठंडा हो जाए और विन सिचुएशन दोनों को मिल जाए, तो ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए कैसे हो सकती है? ये देखे कभी हो ही नहीं सकती है। देखें, ये कोई इस तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कि या किसी तरीके से इजराइल ने अगर किसी के साथ किया हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहन में बहुत क्लैरिटी है, वो इस तरह के बार्गेनिंग्स में नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान की टेरिटरी की वायलेशन हुई तो उसका भरपूर, देखें कल भी उन्होंने जब टिल्ला रेंज पे गए थे तो उन्होंने वहां पे ये कहा कि इंडिया मिस एडवेंचर न करे, उसका जवाब भरपूर दिया जाएगा, फौरी दिया जाएगा, सो सेकंड थॉट नहीं होगी। सो वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड टारगेट्स, हमने कहाँ पर क्या करना है, और देखें कि हमने उसका डबल ट्रिपल जवाब देना है। अच्छा। तो इंडिया को ये मैसेज ऑलरेडी कन्वे कई दफा हो चुका है, तो इसलिए भी वन ऑफ दिस रीजंस जो है, जो आप समझते, जो आप कह रहे हैं कि डिफ्यूज या डीएस्केलेशन जैसा माहौल है, वो उनको एक थ्रेट जो महसूस हो रहा है, जो रिस्पांस पाकिस्तान से जाएगा तो वो सीरियस है। कोई यकीनन बातचीत कोई बैकडोर में हो सकती है, लेकिन जब इस चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो गया, आप फायर आप कुछ करें, आप आपके घर में अगर चोर आ जाए, आप कहेंगे आए और आप चले जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। नहीं तो मुमकिन। वाज़ेह एक मैसेज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यही बताया गया, अमेरिकन को भी और अदर कंट्रीज को भी। अच्छा मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि 2 दिन पहले रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हमारे मिनिस्टर साहब को, अता तारड़ साहब को, कि शायद भारत हम पे हमला कर सकता है, और ये बात बिल्कुल आया है कि भारत हम पे हमला किसी भी वक्त कर सकता है, और वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? क्या वो हमें एक दफ़ा फिर जिंदगी हमारी नॉर्मलाइज करके उसके बाद अटैक करेगा, या फिर अब अटैक वगैरह नहीं होगा? आपका तज़किया क्या कहते हैं आप? ये आप देखिए, मेरे ख्याल में ये जो उसने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अगर 2 बजे 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बिल्कुल सही की है उन्होंने, और जिन्होंने यकीनन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के बुनियाद पर उन्होंने ऐसी बात की है, वरना 2:30 बजे उठकर कोई ऐसी बात नहीं करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन उनको फीड की गई है कि ऐसा होने वाला है। सो दैट्स वाई आप कहें कि वी प्रीएम्प्टेड, हमें इंफॉर्मेशन आ गई थी। तो अभी भी यही है कि हमारी कैपेबिलिटी है, अगर उनका जहाज इवन अभी 300 किलोमीटर अंदर से जब उड़ते हैं अपने बेसिस से, यहाँ हमारे रडार डिटेक्ट करते हैं, इवन हमारे जहाज जो हवा में होते हैं तो उनके पास भी एक कैपेबिलिटी है, दे कैन डिटेक्ट, वो उस रेंज में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कि कन्वेंशनली भी कैपेबल है, और न्यूक्लियरली भी हम वी आर फार अहेड फ्रॉम इंडिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम, जिस तरह चीफ ने कल भी यही कहा कि इस खित्ते में हम अमन चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दैट इज वेरी क्लियर। सही। अच्छा मसूद साहब, अब जिस तरह से हालात जहां तक पहुंच चुके हैं, हम देख रहे हैं अब तो 2 ऑप्शंस नजर आते हैं, या तो फिर मेजर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो जाए, या फिर ताकत की जबान इस्तेमाल की जाए। आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई थर्ड ऑप्शन है जिससे हालात नॉर्मल हो जाएं?
नहीं, एक तो वो जो आपने दो ऑप्शंस की बात की, एक थर्ड होता है कि बैकडोर चैनल्स पे पास में हमने एक्सपीरियंस देखा है कि जिसमें कुछ हमारे बहुत सारे इस पाकिस्तान से भी इंडिया से भी लोग एक्टिव हुए और दे उन्होंने कोशिश की कि सिचुएशन को डिफ्यूज करें। सो दैट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वो होती है, वही करते हैं। और इसमें थर्ड पार्टी दरमियान में बैठी होती है, अमेरिकन से इसमें हो सकते हैं, सऊदी से इसमें हो सकते हैं। सो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान की बात है तो वो तो सोल्जर्स है, उन्होंने ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने हैं, और आपकी जब वायलेशन होती है उनको जवाब देना है। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस वो क्लियर है हमने क्या करना। अच्छा मसूद साहब, अभी जिस तरह आप ब्रेक से पहले ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि इंडिया बिल्कुल कोई एडवेंचर करेगा। अच्छा, क्योंकि उनके मीडिया को भी जब हम देखते हैं तो वो भी उसको मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा उभारने की कोशिश करते हैं कि आप एडवेंचर करें, पाकिस्तान को जवाब दें, और वो तो ये कि भी कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम सफ़े हस्ती से मिटा दें। अब ये बताइएगा कि ये तो बिल्कुल नामुमकिनात में से है, हमको यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के हमारी फौज भी नहीं बैठी हुई कि हमारा नाम सफ़े हस्ती से वो मिटा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो वॉर आप देख रहे हैं, अपने तज्जिए के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक हमें बताइएगा, ये महदूद पैमाने पर देख रहे हैं या फिर जब ये वॉर स्टार्ट होगी तो ये एक बड़े पैमाने की वसी वार होगी? पैमाने पर, हाँ। तो एक्सपेक्टेशन महदूद उस पे है, लेकिन अगर इंडिया डिपेंड करता है वो क्या करता है और उसके बाद जो जवाब जाएगा हमारी तरफ से, तो एस्केलेशन या बाकी चीजें जो है हम लोग कंट्रोल कर रहे होंगे, तो वो फिर हमारे पास होगी कि हमने क्या करना है। लेकिन यकीनन कोशिश होगी, ये नहीं होगी, कोशिश होगी कि फर्दर एस्केलेशन इसमें ना हो। सही। लेकिन अच्छा मसूद साहब, मुझे अब ये बताएं, जिस तरह से हम रोज इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, टॉक शोज भी देख रहे हैं, हर जगह बातचीत हो रही है, मुझे लगता है अगर हम पुराने माजी को भी देखें और अभी भी देखें तो पीपल्स मैटर, उनका बिहेवियर मैटर करता है, पर्सनालिटी मेकअप मैटर करता है कि अच्छे, मतलब आप ये कहें कि अच्छे अच्छे फैसले भी हुए हैं माजी में, मामलात सुलझे भी हैं। लेकिन अब अगर देखें हम कि चार बड़े जो लोग हैं इंडिया में, उनके फैसले जो हर फैसलों में बैठते हैं, उन्हीं से सब कुछ चलता है, उन्हीं के फैसलों से। मोदी खुद हो गया, अमित शाह हो गया, देवल वो जो हैं, फिर इसके साथ एक और। तो क्या आपको लगता है कि इन चारों में से ये जो बड़े हैं, किससे बात की जा सकती है, कौन जो है वो बात को समझने वाला है, अगर कोई इस तरह का स्टेप पाकिस्तान की तरफ से लिया जाता है तो? देखें कि जब बातचीत होती है तो मोस्टली होती है जैसे विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। अगर कोई बातचीत अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है या कोई और पार्टी करती है तो वो अजीत डोभाल से हो सकती है। तो लेकिन ये है, देखें कि ये जो जितने लोग आपने नाम गिनवाए हैं ये संघ परिवार के लोग हैं, जी। जो जिनके जहनों में हेट्रेट है फॉर मुस्लिम्स। उनको इस बात का दुख है कि मुसलमानों ने 1000 साल तक सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत बिल्कुल ऐसी। की। और मसूद साहब वो उसी आज दुख में, हाँ। मारे जा रहे हैं, और आज भी वो उसी दुख में पाकिस्तान भी बैठाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। खवातीन और आजाद, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आजाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो जिसके मुकाबले जारी हैं, और कल लाहौर में 2 मुकाबले हुए। पहले मुकाबले में कराची किंग्स को फतह नसीब हुई और मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और दूसरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे लाहौर बहुत ही अच्छा खेल रहा था और एक लम्हे हमें ऐसा लग रहा था कि लाहौर शायद बहुत ही बड़ा रन बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन जो ही विकेट मिला है डेरिल मिचेल का कोयटा ग्लैडिएटर्स को, तो उसके बाद शायद कुदरत को ये पसंद ना आया, एकदम से आंधी आई, आंधी के बाद बारिश हुई और बारिश के बाद मैच को ख़त्म कर दिया गया और मैच बगैर नतीजे ख़त्म हुआ। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ है जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिक साहब ने में ज्वाइन कर लिए। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने एक पूरा एनालिसिस ही बताया है तमाम तर मैचेस का, लेकिन मुल्तान सुल्तान के हवाले से बताएं, क्या कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, इतनी गैर तसल्ली बख्श उनकी परफॉर्मेंस थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका क्या तबसरा है? जी थैंक यू। बिल्कुल हसनैन ने सही कहा। दूसरे मैच का खुलासा, पहले मैच का मुल्तान की परफॉर्मेंस देखें, मुल्तान ने
पीएसएल शुरू होने से पहले काफी बड़े बोल बोले हुए थे, काफी जो है ना चीजें उन्होंने क्लेम की हुई थी। इवन कल के मैच पे भी उनका एतराज था कि ये मुल्तान में होना चाहिए, लाहौर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। और बस वही उनकी अफसुर्दगी नजर आ रही थी उस गेम से। उनका जो है ना क्या कहते हैं, बिल्कुल ना कॉम्बिनेशन चले, ना प्लेयर्स चले चले, कुछ भी नहीं चल पाया। मतलब कहीं स्ट्रेटजी नहीं नजर आई, कहीं मतलब टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी, या शायद सारा का सारा ध्यान फील्डिंग पे ही रह गया उनका। मतलब कहाँ फोकस था, कहाँ वो कौन सी क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, ये समझ से बाहर है थोड़ी सी सिचुएशन उनकी। क्या कहते हैं, आई थिंक प्रोबेबली ड्राफ्ट नहीं अच्छा रहा उनका, टीम कॉम्बिनेशन ऑल्दो ऑन पेपर इतना बुरा नहीं था। एक मतलब ऐसी टीम तो नहीं थी कि वो इस तरह से जो है ना 8 में से 7 मैच हार के बाहर हो जाएगी। और ओवरऑल इट्स नॉट जस्ट कि मुल्तान की ये परफॉर्मेंस रही है। आप पीएसएल को देखें, किसी का दिल ही नहीं चाह रहा पीएसएल देखने का। मतलब आप शायकीन की बात करें ना, आप अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, आप क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए देखना चाहते हो, लेकिन वो मैचेस उस तरह के नहीं हो रहे, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। और मतलब बहुत एक एक क्या कहते हैं, मैं बहुत सैड हूँ कल के मैचेस देख के। अल्दो जो जिस तरह से नईम बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, बहुत एक्चुअली में बहुत मजा आ रहा था उनको बैटिंग करते हुए देखते हुए। उस गेम का लग रहा था कि ये गेम अच्छी बन सकती है, क्योंकि कराची भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और लाहौर भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और वहां पे बाकी में हसनैन ने जैसे कहा कि कुदरत को ही नहीं मंजूर था कि मैच आगे बढ़ पाए, क्योंकि डैरल मिचेल आउट हो गए हैं। तो बस यही अच्छा सिचुएशन है अली, जो आपने मुल्तान की बात की, मुल्तान की कप्तानी के हवाले से अगर बात की जाए, रिजवान वहाँ पे मौजूद हैं और रिजवान थोड़ा सा आउटडेटेड कप्तान लग रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह कराची किंग्स पिछले सीजन में शान मसूद की क़यादत में आउटडेटेड लग रही थी। हालांकि हैदर अजहर पिछले सीजन में भी मौजूद थे, वो उसका क्रेडिट अगर अभी ले रहे हैं तो उनको पिछले सीजन की नाकामी का भी क्रेडिट लेना चाहिए था। सो कैप्टनसी कितना ज़्यादा मैटर करती है कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उनकी कैप्टनसी भी अब रेलिवेंट नहीं रही है T20 क्रिकेट में। बिल्कुल नहीं रही। देखिए, मैं कल लुकमान के शो में बैठा हुआ था, मैं उसमें भी ये बात कर रहा था। देखिए, अगर आप परफॉर्म करें ना, आप कप्तान हैं, तो आपके रन्स भी टीम को वो चाहिए जो मैच जितवाए। आप पूरा मैच खेल के 40 रन बना लेते हैं, बाकी पूरी टीम 60 रन बनाती है, तो आपके रन्स का कोई फायदा ही नहीं। तो सेम इज द केस कि आपकी कप्तानी का भी कोई फायदा नहीं, कि जब आप 200 रन खा रहे हो, ठीक है, और उसके मुकाबले में आप जो है ना 100 रन पे ऑल आउट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कैप्टनसी ऑल्सो। लेकिन सिर्फ कैप्टनसी नहीं ना, ओवरऑल प्लान ही फारिग थे, ओवरऑल स्ट्रेटेजी ही जो है ना वो अप्लाई नहीं हो पाई। आपने कहीं तो कुछ तो अप्लाई किया हो। आई थिंक मुल्तान ने सबसे अच्छा जो मैच खेला है, वो शायद वो पहला मैच था जो कराची के अगेंस्ट था, वो हार गए थे, और उसके बाद जो अगला मैच वो जीत गए थे। बस ये 2 शायद अच्छे मैच खेले मुल्तान ने। उसके अलावा तो हर जगह उनकी कप्तानी तो कहीं नजर ही नहीं आई। मतलब नजर भी कैसे आती कि जब कुछ चल ही नहीं रहा हो। वो जब वक्त बुरा आया होता है तो बस हसनैन साहब वक्त बुरा ही आया होता है। इस बात का ये जब आपने भी सितारे 2-3 दफा गर्दिश बात में की होना हुई तो है। फिर समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। अच्छा अली, ये बताएं कि अब बाबर और रिजवान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि T20 में ये जा सकते हैं? देखें, वो हम सुनने को तो अभी से मिल गया ना कि बांग्लादेश की सीरीज में शायद इनको रेस्ट कराया जाएगा। तो उनको रेस्ट कराते रहें फिलहाल, जब तक वो या तो रेस्ट डोमेस्टिक में जरूरी हो परफॉर्म गया करें या अब। फिर पीएसएल के टूर्नामेंट में परफॉर्म करें। वो कहीं तो परफॉर्म करें ताकि उनको टीम में खिलाया जाए। वो मतलब कहीं मतलब कुछ तो करें ना यार। आपके बेशक अभी तक के अगर एक टेक्निकल बात की जाए तो है मोहम्मद रिजवान के टॉप रन स्कोरर पीएसएल के चल रहे हैं वो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आप रन्स करें, जीतने के लिए तो करें। बाबर आजम भी थे टॉप रन स्कोरर पीएसएल 8 में मेरे ख्याल से, जब वो कराची किंग्स में थे। और प्रॉब्लम ये थी कि वो कराची किंग्स 10 में से 9 मैच हार गई थी, लेकिन टॉप स्कोरर बाबर आजम थे। देखिए, एटलीस्ट परफॉर्मेंस तो थी, आपने रन तो किए थे। आपकी टीम ओवरऑल नहीं खेल पाई, वो अलग बात है, लेकिन आपके रन इस दफा पीएसएल में जो मोहम्मद रिजवान के रन हैं, वो रन भी अच्छे नहीं रहे। वो हो सकता है कि 1-2 मैच वो शायद मोहम्मद रिजवान के रन की वजह से हार गए हैं मुल्तान सुल्तान, क्योंकि वो रन थोड़े स्लो थे। लेकिन कॉन्टेक्चुअली आप रन्स करें, आप उस तरह से रन्स करें जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट है, तो वो कप्तानी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के साथ रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन रन्स तो कर लिए मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन कप्तानी जो है ना वो समझ से बाहर थी बिल्कुल। अच्छा, कौन से ऐसे ऐसे स्टार्स हैं अली जो आपको नज़र आ रहे हैं कि अभी बांग्लादेश की सीरीज़ में आप इस पीएसएल से उनको पाकिस्तान टीम की जर्सी में देख सकते हैं? देखिए, कुछ कमबैक बड़े स्ट्रांगली मुतवक्को लग रहे हैं मुझे तो। हसन अली का, फ़हीम अशरफ का, खुशदिल शाह का, साहिबजादा फरहान का मौका भी है, तो बनता भी है कि उनको लाया जाए। सॉरी।
जी जी हसन अली के साथ साथ मैं कहता हूँ शायद यंगस्टर आप अली रजा को भी देख सकें शायद स्क्वाड के अंदर। मैं चाहता नहीं हूँ कि वैसे वो शायद खेलें अभी इतनी जल्दी इस इतने कम एक्सपीरियंस के साथ वो पाकिस्तान की टीम से मैच खेल जाए। हम ऐसा बहुत दफा कर चुके हैं, हमाद आजम के साथ हमने किया, हमने अनगिनत प्लेयर्स के साथ ऐसा किया कि हम उनको बहुत जल्दी जो है ना वो उसमें इंटरनेशनल सर्किट में अपने पाकिस्तान से मैच खिला दिया और वो फिर एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाए। ऑल्दो स्क्वाड में रखें उनको, उनको अपने जो है ना इकोसिस्टम का हिस्सा बनाएं, उनको समझाएं कि ये क्रिकेट कैसे होती है, उनको अंदाजा हो कि ये चीजें कैसे लेके चला जाता है। बट वो भी शायद अर्ली हो जाएगा। सही बट आपके पास टैलेंट ऐसे है कि नईम की कुछ फ्लेवरफुल इनिंग्स रही हैं, बहुत मजे की रही हैं, ठीक है। आपने हसीबुल्लाह को चांस ही नहीं दिया, बट उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छे खासे रन किए हैं, बहुत अच्छा दिलेरी अली, के साथ चूंकि उन्होंने हमारे पास बैटिंग वक्त की है। कम है तो मुझे लास्टली ये बताएगा कि यासिर खान को मौका मिलेगा? यासिर खान की एक इनिंग ही है, एक इनिंग पे मेरा नहीं ख्याल इतना मौका बनता है, क्योंकि आप कितने ओपनर्स खिला लेंगे, आपके पास ऑलरेडी अच्छे खासे कंटेंडर्स हैं टॉप ऑर्डर स्लॉट में, मिडिल ऑर्डर में, तो मुश्किल लग रहा है मुझे। एक इनिंग उनकी यासिर खान की बिल्कुल अच्छी रही है, बट आई स्टिल थिंक कि शायद वो ना उस तरह से नवाजे जाएं। बट बाकी जो मैंने नाम लिए हैं वो आपको शायद बांग्लादेश की सीरीज में जरूर देखने का मौका मिले। ठीक हो गया अली, थैंक यू सो मच। हुजानी का सरी ताबिश हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग से बात कर रहे थे। और ख़वातीन औज़ात अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़कर हम बात क्या करेंगे, बात ये करेंगे कि आपको पता है कि गर्मियां हैं, समझ तो वैसे नहीं आ रहा कि सर्दियां या गर्मियां, लेकिन गर्मियां हो चुकी हैं, स्प्रिंग चल रहा है और गर्मियों की शिद्दत में इजाफे के साथ जो सूरज की किरणें होती हैं, आपको पता है कि आज कल तो नहीं लेकिन पिछले 2 दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सूरज की किरणों का हमारे जिस्म पर असर बढ़ता जा रहा है। चेहरे हो, जिस्म की कोई भी जल्द हो, उसमें खुश्की या फिर सूरज की शदीद छाएँ जब पड़ती हैं तो आपका चेहरा जलता है। और ये सब कुछ जो है ना, ये आम मसाइल हैं जो ज़्यादातर लोग मौसम गर्मा में झेलते हैं। और इसके बावजूद जिल्द की जो सेहत है उसका ख्याल रखना, सूरज से किस तरह से आप अपनी स्किन को महफूज रख सकते हैं, ऐसे में कौन से सन ब्लॉक्स है जिनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कब कब किस किस वक्त और कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में आप लगा सकते हैं, ये तमाम तर बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आप सन ब्लॉक लगाती हैं? हाँ, कभी कभार। कभी कभार नहीं तो कभी कभार लगाती हैं। तो आप अभी इतना ज़्यादा लेक्चर दे रही थी, आपको रोज़ लगाना चाहिए। मुझे वैसे रोज़ लगाना चाहिए क्योंकि अब धूप वैसे ही बहुत तेज़ होती है और डायरेक्ट जब आपके फेस पे पड़ती है तो वो आपकी स्किन डैमेज करती है। क्योंकि जो एस्थेटिक्स से रिलेटेड सेगमेंट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो हम बुलाते हैं ना, ये खवातीन के लिए बुलाते हैं। हमने तो ना कभी पहले लगाया ना कभी बाद में लगाया। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी ना, उनसे हम बात करेंगे कि मर्द हजरात भी आजकल बहुत ज़्यादा ना फेमस हो रहे हैं, पॉलर्स में जाते हैं, सन ब्लॉक्स लगाते हैं, तो आप भी लगा सकेंगे। चलें जी, हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा मैम, थैंक यू सो मच। हुजानी का सबसे पहले तो जिस तरह गज़ल ने कहा कि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और स्पेशली स्किन के हवाले से लोग ये कहते हैं कि हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो इसका इतना कल्चर नहीं है। सन ब्लॉक लगाना कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सन ब्लॉक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सन ब्लॉक जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं स्किन कैंसर से, मुख्तलिफ स्किन के प्रॉब्लम से, छाइयों से, पिगमेंटेशन से और स्किन की एजिंग से। इसलिए सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट में एक बहुत वैरायटी की सन ब्लॉक्स मौजूद हैं, तो आपने चूज़ करना है अपनी स्किन टाइप के हवाले से। अब जैसा आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप क्या है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ख़ुद फील होगा कि स्किन के ऊपर आपकी ऑयली लेयर आ रही होगी, आपको बार बार फेस वॉश करना होगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस पर आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं। अब आजकल चूँकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो इवन जिसकी ड्राई स्किन भी है वो भी ड्राई नहीं होती, स्लाइटली ऑयली हो जाती है या नॉर्मल हो जाती है। और जिनकी ऑयली स्किन है वो तो खुद फील होता है कि चेहरा शाइनी हो रहा होगा। आप अगर टिश्यू पेपर लेकर चेहरे पे वाइप करते हैं या फेस वॉश करने की भी थोड़ी देर के बाद आपको खुद फील होगा कि टिश्यू पेपर से आप वाइप करेंगे तो आपको अपना चेहरा जो है वो ऑयली फील होगा और आपको बार बार फेस वॉश करने की ज़रूरत महसूस होगी। अक्सर लोगों के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड्स के मसाइल भी होते हैं।
तो आपको खुद फील हो जाएगा कि मेरी स्किन ऑयली है, अच्छा, ड्राई, सही। नॉर्मल है। सही। मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी आप बात कर रही थी ना फेस वॉश करने के बाद, तो अक्सर लोगों का ये होता है कि मैं खुद भी समटाइम्स ऐसे करती हूँ कि मुंह धोने के बाद ना सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। तो क्या ये घर में रहते हुए भी हम लगा सकते हैं, फेस वॉश किया, सन ब्लॉक लगा लिया, या फिर इस तरह की कोई नहीं है, आप लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं देते? अच्छा, सन ब्लॉक बाहर जाने के लिए तो लाजमी लगाना ही चाहिए। घर में भी ये है कि जिनका स्पेशली एक्सपोजर है ये एलईडी लाइट्स वगैरह से, या हमारी विंडोज़ के थ्रू भी जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही होती है, तो घर के अंदर भी हम प्रोटेक्टेड नहीं है कम्प्लीटली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो स्पेशली वो लोग जिनके स्किन के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे कोई पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, या फिर आपने स्किन को एजिंग से बचाना है, तो इस सिलसिले में घर के अंदर भी सन ब्लॉक लगा लें तो बहुत अच्छा है। तो घर के अंदर भी आप SPF 30 कम से कम 30-40 तक आप लगाएं। SPF 30। और जैसे मैंने कहा स्किन टाइप के हवाले से कि अपनी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप लगाएं सन ब्लॉक। और आप घर के अंदर भी चेहरे पे और गर्दन बिल्कुल पे ऐसे ही। आप अच्छा आयशा, sunblock बहुत ज़्यादा हम क्रीम्स भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल। डिफरेंट क्रीम्स कौन होती सी हैं। यूज़ करते हैं ये भी बताएं। नाम नहीं ले सकते, लड़कियां करती हैं वो सफ़ेदी के लिए, एकदम उनकी जिल्द सफ़ेद हो सफेदी के जाती लिए। है। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि साथ जब सन ब्लॉक भी आप यूज़ करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और आपकी जिल्द ख़राब भी होती ऐसे है। सो क्या आप रिकमेंड करती हैं कि किस तरह से हम सन ब्लॉक यूज़ करें, क्रीम किस तरह से यूज़ करें, दोनों का इम्तजाज हम किस तरह से कर सकते हैं अच्छे से? बिल्कुल, सन ब्लॉक भी कई दफ़ा ऐसे होते हैं स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी एक्नी वाली स्किन है, उनकी स्किन पे एक्नी को बढ़ा सकते हैं सन ब्लॉक। कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सन ब्लॉक में ऐसे चीज़ें पांच दफ़ा एडिड होती हैं, जैसे फ्रेगरेंस है, जैसे खुशबू है, जैसे कलर है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो उनकी स्किन पे सन ब्लॉक जो है उनके जो मौजूदा स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ा सकता है। तो हमेशा बेहतरीन तरीका ये है, एक तो ये कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी स्किन दिखाएं, और डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ जो है ना आप स्किन के लिए सन ब्लॉक यूज़ करें। लेकिन जनरली स्पीकिंग एज अ जनरल गाइडलाइन बेस्ट ये होता है कि आपने फ्रेगरेंस फ्री सन ब्लॉक यूज़ करना है, क्योंकि खुशबू फ्रेगरेंस इटसेल्फ एक केमिकल है। तो वाई टू ऐड एन एक्स्ट्रा केमिकल? फिर रंग बरंगे जो हैं वो प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें। कलर इटसेल्फ इज़ अ ये केमिकल। आपका इशारा मेरी तरफ कम से कम उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें एडिड कम से कम हो। जितने एक्स्ट्रा केमिकल एडिड होंगे ऑब्वियसली वो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। तो स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन पे एक्नी है, जिनकी कोई और स्किन के एडिशनल इश्यूज चल रहे हैं, वो सब लोग, और इवन बाकी लोग भी, इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी स्किन दिखाएं, चेक कराएं, और उसके बाद जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही जो है अपना सनस्क्रीन लें। अदरवाइज़ ये है कि इस सीज़न के लिए जो बेस्ट सन ब्लॉक्स होते हैं, एक वो जेल बेस्ड होंगे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, जेल की तरह होंगे, फ्रेगरेंस फ्री होंगे, चेहरे पे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छी तरीके से, और वो नज़र भी नहीं आएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा स्वेटिंग या पसीना भी नहीं करेंगे, और वो जो हैं वो समर्स के लिहाज से वाटर बेस्ड के जेल सन ब्लॉक। अच्छा, जिस तरह से आयशा अभी आप बता रही थी ना, और हसनैन के इशारे भी मेरी तरफ थे जब आपसे सवाल कर रहे थे, मुझे ये बता अभी अपने बारे में तो आप यूज़ करती हैं ना? अब नहीं, रात की क्रीम में कोई यूज़ नहीं करती, बस एक लोशन लगाने के अलावा। अच्छा, अब ये अपने बारे में खुद तो बात नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा मैं आपसे खुद बात सवाल इसी हवाले से करूँगा। नहीं, मुझे ये बताएं कि अब मर्द और औरतों की स्किन में फ़र्क तो होता ही है, ज़ाहिर है। तो क्या वो प्रोडक्ट्स जिनका भी आप बता रही थी कि जेल बेस होते हैं, सन ब्लॉक से लगा सकते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स क्या मर्दों के लिए भी प्रेफर किए जाते हैं, वो यूज़ करते हैं सन ब्लॉक्स हों, और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? मैं इसका काउंटर भी करूँगा, आप जवाब दें। बिल्कुल, जितना ख़वातीन के लिए सन ब्लॉक ज़रूरी है उतना ही मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है सन ब्लॉक प्रिवेंट करता है स्किन कैंसर को, स्किन की एजिंग को, और मुख्तलिफ स्किन की पिगमेंटेशन और मसले मसाइल को। तो जितना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है उतना ही मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। तो मर्द हज़रात अक्सर ये पसंद नहीं करते कि चेहरे पे वाइट कोई क्रीमी चीज़ नज़र आए, या पता चले कि कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चेहरे पे लगाया हुआ है। अक्सर इन वजूहात की बिना पे जो है वो मर्द हज़रात सन ब्लॉक लगाना अवॉइड करते हैं कि जी चेहरे पे वाइट क्रीम नज़र आएगी। तो आजकल एक बहुत वैरायटी है सन ब्लॉक्स की अवेलेबल, जो हर एज ग्रुप के लिए और दोनों जेंडर्स के लिए अवेलेबल है। जेल बेस्ड सन ब्लॉक, जैसे मैंने कहा कि वो बड़े आइडियल हैं, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्किन पे नज़र नहीं आते। इसके अलावा मैट फिनिश्ड वाले भी हैं, जो अक्सर चेहरे पे जो स्वेटिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है,
तो वो उस एक्स्ट्रा शाइन को कंट्रोल करते हैं, ऑयल कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल। और वो एक्स्ट्रा वाइट कास्ट की फॉर्म में नज़र भी नहीं आते और पता भी नहीं चलता कि आपने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाया है। बिल्कुल। तो वो मर्द हजरात को जो है वो इस अच्छा टाइप के आयशा, मुझे बताइएगा कि gel-based ठीक है, water- सन ब्लॉक के हवाले से तो गज़ल बात कर रही हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो सन ब्लॉक यूज़ भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते, उनको कुछ और हिदायत आप देना चाहेंगी कि कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो आप करें, एहतियात करें, हिफाजत हो सकती है आपकी जिल्द की उसके बगैर भी, या उसके साथ भी कुछ एहतियात करें आप? अच्छा, डेली बेसिस पे अगर आप सोशल मीडिया देखें तो कई दफ़ा इतनी मुश्किल स्किन केयर बता रहे होते हैं, हाँ। 8-8 10-10 चीज़ें, सुबह भी, दोपहर भी, रात भी, ज़ाहिर है फिर टाइम कि वो भी इजाज़त नहीं देता प्रैक्टिकली ना। भी पॉसिबल नहीं होता और वो हर एक की पॉकेट भी इजाज़त नहीं देती और फिर वो टाइम और स्केड्यूल भी इजाज़त नहीं देता। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नंबर 1 चीज़ जो कि सनस्क्रीन है वो आप सब लगाएं, बिल्कुल। घर के अंदर भी लगाएं, घर से बाहर भी लगाएं। प्लस सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का जो इफ़ेक्ट है वो 2 से 3 घंटे तक लास्ट करता है। अच्छा। उसके बाद आपने उसको रीअप्लाई करना है। ये तो हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करे, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है या जिसके अंदर सिरामाइड्स हैं, जो कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं बआसानी। इट डजंट हैव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। वो आप सुबह भी लगाएं, वो आप रात में भी लगाएं। स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, हाइड्रेट भी करेगा। इसके अलावा जो है विटामिन सी बेस्ड कोई सीरम स्किन को ब्राइट भी करता है, पिगमेंटेशन को भी कम करने में हेल्प करता है, या प्लस नियासिनामाइड बेस्ड कोई सीरम। ये चीज़ आप अगर मॉर्निंग में अपनी रूटीन में ऐड कर लें या इवनिंग में ऐड कर लें तो इसका जो है वो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। स्किन में ग्लो भी ले आएगा, नीट भी स्किन को लगती है ना। हाइड्रेट भी कर देगा। और इफ़ यू आर 30 एंड अबव तो आप अपनी नाइट टाइम रूटीन में रेटिनॉइड बेस्ड नाइट क्रीम आफ्टर कंसल्टेशन विद योर एस्थेटिक फिजिशियन और डर्माटोलॉजिस्ट वो आप ऐड करें आफ्टर कंसल्टेशन, क्योंकि वो हर एक के लिए नहीं है। वो आपकी स्किन देखकर और तकलीफ आपकी उसकी बात हो रही है, हमारी ज़ाहिर नहीं। हिस्ट्री आपकी लेके फिर आपको अच्छा। रिकमेंड करेंगे। लोग ओवर द काउंटर सोशल मीडिया की हाइप देखकर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, स्किन को डैमेज भी कर रहे होते हैं, स्किन बजाय अच्छा होने के ख़राब हो रही होती है, फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उन चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं। और इट्स फिर उसमें ऑलवेज ज़ाहिर है उस बेटर तरह कि से आप टाइम भी पहली लगता दफ़ा है। ही जाएं, बिल्कुल। आप कंसल्टेशन करवाएं और अपनी स्किन अच्छा, के हिसाब मुशावरत से के जो बाद है ही ना करना आप चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारी डाइट रूटीन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कितना इम्पैक्ट करती है हमारी स्किन के ऊपर? सबसे पहले तो डाइट ही है। जाहिर है आप ऊपर से कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लें, अच्छे, एक्सपेंसिव, बेस्ट, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो बाकी चीज़ें तो सारी फेल हो गई। डाइट मीन्स बैलेंस डाइट, जिसके अंदर फ्रूट्स भी हों, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी हों, जिसमें सारी चीज़ें हों, प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर आपकी स्लीप प्रॉपर Sleep होनी cycle, चाहिए, yes. पूरी होनी चाहिए, जिसके अंदर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस आपका कम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जब होगा तो स्किन पे, बालों पे फ़ौरन इफेक्ट आता है। स्लीप पूरी नहीं होगी, स्किन पे, बालों पे फ़ौरन इफेक्ट आता है। तो बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सारी चीज़ें हों, एक मुनासिब अच्छी स्लीप जितनी आपको ज़रूरत है आपके हिसाब से, और स्ट्रेस को कम करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा क्योंकि अच्छा, exercise मुझे से, मुझे योगा साथ से और लास्ट पिछले से- लगेगा कि आपका इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो आलूदगी होती है आपके माहौल में, वो कितना ज़्यादा आपकी जिल्द को इफेक्ट करती है। और अगर आपने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया, और मुझे आपके पिछले जवाब में हंसी आ रही थी कि मैं एक ज़माने में सनस्क्रीन जब लगाता था तो मैं एक ही दफ़ा लगा के 8-8 घंटे धूप में एक्सपोज रहता था। लेकिन सिर्फ 2 से 3 घंटे ही काम एग्जैक्टली, करता तो आपने वो भी बताया, तो माहौल कितना ज़्यादा असर करता है? अच्छा, सन ब्लॉक ज़ाहिर धूप की अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की बात करेंगी तो वो उसके लिए तो सन ब्लॉक चेहरे पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आप ग्लासेस, मैं ये स्पेसिफिकली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए हम कहते हैं कि आप साथ में सन ग्लासेस भी पहने। साथ में हम ये कहते हैं कि आप कोई हैट या कैप भी पहने, ताकि सिर्फ सन ब्लॉक पे नहीं रिलाई आलूदगी से करना, बचने आपने के लिए। इन फिजिकल बैरियर्स को भी आपने करना। आप तेज़ धूप पे जा रहे हैं सिर्फ सन ब्लॉक लगा के तो वो काफ़ी नहीं होगा। आपने बाहर जाना है, कोई पिकनिक है, कोई आउटिंग है, आप हैट या कैप भी पहने, आप सन ग्लासेस भी लगाएं, आप के कपड़े ऐसे हों, ज़रा थिक हों, ताकि सन रेज डायरेक्ट आपकी बॉडी पे ना जाए। ख़वातीन कोई स्कार्फ वगैरह ले सकती हैं ताकि वो भी जो है वो सनलाइट को रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं अलॉन्ग विद द सन ब्लॉक जो कि आपको प्रिवेंट करेंगी धूप की उन ख़तरनाक शुआओं से जो आपकी बॉडी तक पहुँचे, और फिर आगे जाके ये इस ख़तरनाक वाले स्किन कैंसर से लेके स्किन की पिगमेंटेशन तक, और स्किन की एजिंग और स्किन को लूज़ होना और स्किन की
फिर इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, स्किन हमारी लूज़ हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लग जाती है, लाइंस जल्दी आ जाती हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जो कि सही, ये तमाम तर मसले मसाइल हैं जिनको हमें देखना चाहिए, काउंटर किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और जिस तरह से आयशा ने बताया ना कि क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, आपकी फेस में जाते हैं, आपके पोर्स ओपन होते हैं, एक्नी हो जाती है, फिर एक्नी के बाद आपकी स्किन पे खड्डे पड़ जाते हैं, जिसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आयशा ने बताया है कि आप किस तरह से सन ब्लॉक को लगाएं, कितनी क्वांटिटी में लगाएं, 2 से 3 घंटे स्टे करता है, उसके बाद फिर आपने दोबारा से फेस वॉश करके लगाना है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी था। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सी बातें भी ऐसे की जाती हैं जिसमें हम ये सुनते हैं कि जादू, तावीज़ और फिर तलाक हो गई, इस जादू करा दिया। वैसे तो जादू तो होता है, काला जादू होता है, हमने खुद भी पढ़ा है, लेकिन किस तरह से, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद बाज़ लोग जो है ना वो ये भी बात करते हैं कि जी ये दम कराया, ये तावीज़ कराई, तो इस वजह से ये इफ़ेक्ट हो गए हैं। जादू, तावीज़ और अमलियात की बातें करते नज़र आते हैं लोग, लेकिन बाज़ लोग इसे हकीकत मानते भी हैं और बाज़ इसे सिर्फ वहम भी समझते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या वाकई जादू किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? और इसका इस्लाम में कोई जिक्र मौजूद है? जिक्र तो है, लेकिन किस तरह से है, क्या कॉन्सेप्ट है? और सबसे अहम सवाल ये कि हम जादू से खुद को कैसे बचा सकते हैं। यही तमाम छोटे छोटे सवालात हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ आलिम दीन मौलाना शेख कासिम साहब। सो मच हुजानिगस। मौलाना साहब, ये तो अब सबको ही पता है कि जादू, नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसका जिक्र किया, इस्लाम में इसकी हकीकत भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना कि किसी को कुछ भी हो जाए तो एकदम से उसको रिलेट कर देता है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने जादू करवाया, कोई जादू टोने का असर है या इस तरह का है। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? इस चीज़ को एनालाइज किस तरह से किया जा सकता है कि आपके ऊपर वाकई जादू है? सिम्पटम्स हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने बड़ा अहम टॉपिक चूज़ किया है। ये मुआशरे के अंदर इस वक्त हमारी बहुत बड़ी एक ख़राबी चल रही है और परेशान कुन मामलात हैं कि तकरीबन हमारे बेशतर घरों में ये मामलात हैं कि लोग इस मामले में परेशान हैं। जादू हो गया, सहर हो गया। असल में कुछ चीज़ें हमारे एतकाद की कमज़ोरी की वजह से भी हैं और कुछ हमने सुनी सुनाई बातों पर अमल करना और उसको यकीन बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो जादू की हकीकत बिल्कुल है जी, मौजूद है। कुरान करीम में उसका ज़िक्र मौजूद है। सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इसका तफसील से ज़िक्र आया है। और इसके अलावा भी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ें तो उसमें भी आपको सहर का ये मिलेगा कि जादूगरों से उनके जो मुकाबले हुए। आपने ये भी सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जब आपने तबलीग का आगाज़ किया तो उस वक्त भी आपको कहा गया कि ये एक साहिर हैं, ये जादूगर हैं, इनकी बात नहीं सुनना, इस तरह के। तो ये मामलात अभी से नहीं हैं, ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं। निज़ाम इसी तरह चल रहा है। ज़्यादा इसकी इब्तदा के बारे में जो हमें तारीख़ से शवाहिद मिलते हैं वो हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से इसका सिलसिला नज़र आता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ताकतें अता की हुई थी, जिनमें से उनका जिन्नात पर और शयातीन पर भी काबू था। अब हालात ये हैं कि हमारे जो मुआशरे के अंदर इस वक्त परेशानी है वो ये है कि लोग अपना अकीदा बना लेते हैं कि अगर कोई पेट के मर्ज़ में भी मुब्तला है, किसी की आँख ख़राब हो गई, तो वो फौरी तौर पर बजाय डॉक्टर के पास जाने के तो वो किसी जगह ऐसी जगह तलाश करेंगे कि सस्ता रास्ता भी हो, खर्चा भी ना हो, और वो फौरी तौर पर कहीं दम दरूद करा कर तो उसको ठीक कर लें। दम और दरूद कराना ये बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है, लेकिन इसको उसी वक्त करवाया जाए जब इसकी ज़रूरत है। जब इंसान को मेडिकली प्रॉब्लम है तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से रजू करे, और अगर कोई रूहानी मामलात हैं तो अल्लाह वालों से रजू करना चाहिए। ये आइडेंटिफाई करना भी बड़ा लाजमी है ना कि मेडिकली या फिर रूहानी, ये किस तरह ये आइडेंटिफाई हो जाता है जी। देखिए, सबसे पहले आजकल जदीद दौर है, कोई चीज़ मख्फी नहीं है। हमें चाहिए कि फौरी तौर पर हम
अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, पूछें। और अगर वहाँ मामला हल नहीं हो रहा, क्योंकि बेशतर मामलात ऐसे आते हैं कई लोगों के कि वो कहते हैं हमने मेडिकल सब चेक करा रहे, हमारे टेस्ट क्लियर हैं, हमारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, लेकिन हमारा जो है मामला हल नहीं हो रहा, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। बल्कि बाज़ दफ़ा तो डॉक्टर भी कह देते हैं आपका कोई रूहानी मसला है, आप किसी अल्लाह वाले के पास जाएं। तो ये कुरान करीम के अंदर इसके हल मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाग पर भी हमने किताबों में पढ़ा है, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है कि इस तरह का अमल किया गया। और आपको अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आयात बयान फरमाई और अल्लाह ताला ने आपको तालीम दी कि आप जो है चारों कुल जो हैं आखिरी उसको पढ़ें और पढ़ कर उसको पानी पे दम करके पी लें। तो ये मामला तो मौजूद हैं। तो कुरान करीम के अंदर इसका हल भी मौजूद है और ये मामलात जो जादू के हैं ये भी मौजूद हैं। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम पर जादू हो गया, और जादू को हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इसकी शरई अहकामात। मुझे ये बताएं कि जादू की वजह से जो डाइवोर्स हो जाती है, अगर असरात हैं और डाइवोर्स हो जाती है, फिर उसका क्या हुक्म है, हो जाती है या फिर नहीं? जी मेरी बहन, बात ये है कि ये एक शरई मसला बन जाएगा, लेकिन मैं टॉपिक पर ही रहता हूँ। मामला इस तरह है कि जो सहर की असासी जो लुगत है ना, जो इसका मफहूम है, वो ये है कि किसी चीज़ का मोड़ देना, ठीक है, फेर देना। यानी ताजुल उरूस एक लुगत की बड़ी मारूफ किताब है, उसमें लिखा गया, मेरे हाथ में ये तफसीर भी है, ये तबसरा आज मैं लाया था, मैंने कहा चलें इसे आपको आज मैं बताऊंगा। ये दौरे जदीद के जदीद मुफस्सिर अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह की बड़ी खूबसूरत ये तफसीर है। इसमें उन्होंने बड़ा मुफस्सल बयान किया है। तो मैंने इसी में ही पढ़ा कि ताजुल उरूस ने लिखा कि किसी चीज़ की हकीकत को बदल देना ये सहर है, बज़ाहिर कुछ नज़र आना और हकीकत में कुछ और होना, ये है सहर। सहर है। अब जो शयातीन और जिन्नात के लश्कर हैं वो इस बात पे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि कोई दो मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी डाल दे। और जादू को इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है कि कुंभों को जुदा कर दिया जाए, घरों में लड़ाइयाँ पैदा कर दी जाए, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की की राह में रुकावट बन जाए। तो ये हैं सारी चीज़ें जो जादू के असरात होते हैं और ये काफिराना और शिरकिया अमल है और इसकी सख्त वईद आई है। बल्कि मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया जो साहिर होता है, सहर करने वाला, वो काफिर है। और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो वाजिबुल कत्ल भी है। अच्छा। बल्कि फुकाहा ने बाज़ जगह पर यह लिखा है कि अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है किसी के जादू की वजह से, तो उस शख्स को उसको कत्ल किया जाएगा, साहिर को कत्ल किया जाएगा। हाँ जी, आपने पूछा कि ये मियाँ बीवी की जो तलाक है, देखें अगर ये एक मुत्तफ़िका सा मसला है, अगर एक शख्स मबहूतुल हवास हो गया और उसके हवास पर काबू पा लिया गया, क्योंकि जादू में होता ही यूं है कि आपके हवास पर नफ्सियाती हरबों से काबू पा लिया जाता है और आप अपने आप में नहीं रहते। तो इस दौरान जब आपका दिमाग हाजिर नहीं है और आपसे कोई ऐसा अमल हुआ है तो उसके आप जिम्मेदार नहीं है। ठीक हो गया, मतलब कि वो जी हाँ, तलाक नहीं जी होगी। नहीं वो तलाक नहीं होगी। ठीक हो गया जी। मौलाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मौलाना शेख कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, आज के सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।